तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हमें पता है जो जिंदा जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिंदा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ठीक है, अदर थिंग्स जो हमें हमारे सराउंडिंग में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एनिमल्स या फिर लिविंग प्लांट्स या फिर लिविंग बैक्टीरियाज जो देखने को मिलते हैं, जो जी रहे होते हैं अपनी लाइफ को, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? वैरायटी को बोलते हैं। जैसे कि देखो हमारे सराउंडिंग में हमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें प्लांट भी देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलता है, और भी डिफरेंट टाइप के बहुत सारे लिविंग एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो वैरायटी है हमारे नेचर में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसी को हम डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में पहले आता है कि हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ है, इसमें टोटल 30 मिलियन स्पीसीज होते हैं। ठीक है, और एक एक स्पीसीज में 30 मिलियन स्पीसीज होते हैं। ख्याल रखना, 30 मिलियन स्पीसीज होते हैं, 30 मिलियन ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, और इन ग्रुप्स के अंडर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो ये लिविंग वर्ल्ड है, इसमें टोटल 30 मिलियन टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे लिविंग वर्ल्ड में टोटल 30 मिलियन टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम अगर प्लांट्स में अगर देखें, तो अगर हम एनिमल्स में देखें तो ज़्यादा आसानी से तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे एक हो गया, क्या हमें डॉग्स देखने को मिलते हैं, कैट्स देखने को मिलते हैं, बफेलोज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये जो कैट हुआ, फिर डॉग हुआ, फिर बफेलो हुआ, ये सब ना एक अलग अलग स्पीसीज़ है। जैसे कैट का एक स्पीसीज़ हो गया, डॉग का एक स्पीसीज़ हो गया, फिर बफेलो का एक स्पीसीज़ हो गया। ऐसा करते हुए हमारे लिविंग वर्ल्ड में, हमारे एनवायरनमेंट में टोटल 30 मिलियन स्पीसीज़ है। तो सोचो कितना डाइवर्सिटी है, कितना वेरिएशन, कितना वैरायटी है हमारे इस नेचर में, हमारे इस अर्थ में। ठीक है, तो देखो हमें 30 मिलियन स्पीसीज को, 30 मिलियन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना कोई सिंपल बात नहीं है। ठीक है, हम एक एक करके इंडिविजुअली अगर स्टडी करें हर एक स्पीसीज के हर एक ऑर्गेनिजम्स को, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी इजी प्रोसेस नहीं होगा, है ना, क्योंकि 30 मिलियन स्पीसीज है हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने हमारा जो ये पूरा लिविंग जो वर्ल्ड है, ये पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये जो ह्यूज ग्रुप है, ह्यूज वैरायटी है, इसको क्या किया, इसको डिफरेंट डिविजन्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, जैसे कि देखो हम क्या करते हैं, पैरामाउंट पब्लिक स्कूल में सपोज करो कि 500 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ताकि हम हर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली जान सके उनके बारे में, तो पहले हम क्या करते, उन 500 स्टूडेंट्स को क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लास 1, 2, 3, 4, क्लास 9, क्लास 10 हो गया। ठीक है, तो ऐसा जो हमने डिवाइड किया क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक स्टूडेंट को, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब हम जो हमारे स्टूडेंट्स को जो स्टडी करेंगे वो इजी होगा। जैसे कि हम क्लास 1 के स्टूडेंट को सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं, उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर भी होगा, जैसे कि वो लोग सेम टाइप के बुक पढ़ रहे होंगे, उनका मेंटल कंडीशन सेम होगा, मेंटल एज उनका सेम होगा, उनका मेंटेलिटी समझने का तरीका भी सेम होगा, है ना। और क्लास 10 का क्या होगा, क्लास 10 का या क्लास 9 का, उनका भी क्या होगा, क्लास 9 का एक कॉमन मेंटल एज होगा, मेंटेलिटी होगा, उनका कॉमन एक समझने का तरीका होगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उन 500 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली हम स्टडी ना करके हमने कुछ ग्रुप बना दिया, और अब हम क्या करेंगे, जैसे क्लास 1 के एक बच्चे को अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चल जाएगा कि उस ग्रुप का बाकी स्टूडेंट्स कैसे होंगे। इस तरह से हम क्लास 2 के भी एक बच्चे को करके उस ग्रुप के बाकी बच्चों के बारे में कुछ एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से साइंटिस्ट ने क्या किया, जिन ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, उनको लेकर क्या किया, एक एक ग्रुप बना लिया, ताकि
उनके ग्रुप में से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके हमारे साइंटिस्ट उस पूरे ग्रुप के जनरल कैरेक्टर के बारे में, कॉमन कैरेक्टर के बारे में कुछ आइडिया ले पाए, कुछ कंक्लूड कर पाए, कुछ कंक्लूजन निकाल पाए। ठीक है, तो अब हमें समझना होगा, हम तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देंगे, पर किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। जैसे हमने अभी स्टूडेंट्स को तो क्लासिफाई कर लिया कि उनके एज के हिसाब से, उनके मेंटेलिटी के हिसाब से, उनके समझने की कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने स्टूडेंट्स को क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, पर एनिमल्स को तो ऐसा क्लास में आप क्लास 1 से लेकर 2 में ऐसा तो नहीं कर सकते हो। तो हमें एनिमल्स को जो हम क्लासिफाई करेंगे उनके लिए हम भी कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ रखेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे कि क्राइटेरिया हो गया कि उस एनिमल का साइज़ कितना बड़ा है। ठीक है, जैसे कि स्मॉलेस्ट एनिमल कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को हम अलग ग्रुप में रखेंगे, और हमारा जो लार्ज एनिमल है जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स है ना, कैट्स, डॉग, उनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। तो ये साइज़ एक क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है, तो दूसरा क्राइटेरिया हो गया सेल टाइप। एक ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का सेल प्रेजेंट है, वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इसके ऊपर डिपेंड करके भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे उनको हम यूकैरियोटिक एनिमल्स के अंडर क्लासिफाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, और जिनमें हमारा ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं हुए उन एनिमल्स को हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंडर क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया, जो कि हो गया टाइप ऑफ सेल, कि सेल का टाइप क्या है, सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर सेल ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, और जो तीसरा क्राइटेरिया हुआ, ये हुआ कि हमारा एनिमल कौन से टाइप का, कौन से मेथड से अपना फूड इनटेक कर रहा है। जैसे कि हमें पता है कि ऑटोट्रोफ जो होते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं, वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, तो उनको ऑटोट्रोफ बोलते हैं। तो ये हो गया ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना फूड अपने आप ही प्रोड्यूस करके अपने आप ही इनटेक करते हैं। ठीक है, और दूसरे भी अदर ऑर्गेनिज्म भी ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक में क्या होता है, एक एनिमल, जैसे कि हम अपना खुद का फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए हम हमारे न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए क्या करते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रोफ्स के ऊपर, जैसे कि प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंड हो गए। ठीक है, तो ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया हो गया साइज। ठीक है, जैसे कि बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म हो गया बैक्टीरिया, उसको सेपरेटली ग्रुपिंग करेंगे। बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि हम बहुत बड़े हैं साइज में, प्लांट बहुत बड़ा है बैक्टीरिया से साइज में, तो उनको अलग से ग्रुपिंग करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया हो गया साइज, साइज के ऊपर डिपेंड करके हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हो गया क्या, टाइप ऑफ सेल, और तीसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप ऑफ सेल यानी सेल प्रोकैरियोटिक है या सेल यूकैरियोटिक है। ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होगा ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये ऑटोट्रोफिक है या फिर ये ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोफिक है। तो क्राइटेरिया 3 हो गए, एक हुआ ऑर्गेनिज्म का साइज, दूसरा हो गया ऑर्गेनिज्म का सेल का टाइप, और तीसरा हो गया ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है।